So hi everyone. Hope all you guys are doing well. Yeah, if you are able to hear ma'am, just put a yes on the chat box, and you can say hi to ma'am on the chat box also. Yeah. Great. Okay. So firstly, don't worry guys, I'll be here for only 1 hour and it will be a like very good time for you guys to and you will be getting some good tips from my side, as I have been taking interviews since 1 year itself for this analyst role only. So I'll be sharing that personal experience and also some tips for you guys all. So as sir said, I am working in eClerx as associate process manager. So firstly, I'll just brief you about my role, what I do there, what eClerx does, and then we will go ahead with the topic that sir has shared with me for this interaction session. So I work as an associate process manager, where my role revolves around the domain of FATCA and CRS. FATCA and CRS is levered in US to identify the US investors, to identify the people, to identify the US people who are earning income from outside the US, and also to identify the people who are earning income in US but not residing in US. So on that basis, they decide the tax rate at which their income would be taxed, and they withhold those amount to the they submit that amount to the URS to the IRS. Sure, I'll be in Hindi. That's thank you so much, Shubham. Yeah. So मेरा जो role है that revolves around the FATCA and CRS. So FATCA and CRS आपका एक लॉ है that is levied in US. ठीक है, तो US में ये इंट्रोडक्शन हुआ था in the year of 2010, एंड वहां पे क्या होता है कि वो लोग यूएस पीपल एंड नॉन यूएस पीपल को बाइफरकेट करते हैं. फर्स्टली दे आइडेंटिफाई कि कौन कहाँ से इनकम अर्न कर रहा है. सो देयर बेसिक एजेंडा इज, जो इंडिया के लोग होंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ इंडिया. अगर इंडिया का कोई बंदा है, इंडिया में रह रहा है, बट वो यूएस से इनकम अर्न कर रहा है, बी इट एनी सोर्स, लाइक इंटरेस्ट भी हो सकता है, डिविडेंड भी हो सकता है, एनीथिंग, तो उसमें यूएस क्या करता है, आपका टैक्स लेवी करता है. ठीक है, तो वो टैक्स कौन से रेट से जाना चाहिए, दैट इज डिफाइंड इन फैटका एंड सीआरएस. सो फैटका क्या होता है आपका, फॉरेन एक्ट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट. तो वहां पे हम लोग फॉरेन अकाउंट को टैक्स लेवी करते हैं. सो फॉर दैट सबको ही, मतलब जो भी यूएस में इनकम अर्न कर रहा है, या कोई यूएस से है बट वो बाहर से इनकम अर्न कर रहा है, तो उन लोग को ना एक फॉर्म सबमिट करना होता है. ठीक है, सो इनफैक्ट हम लोग इंडिया में भी वो फॉर्म्स यूज करते हैं. आपका फैटका सीआरएस करके एक फॉर्म होता है, जब भी आप बैंक में जाते हो फॉर्म ओपन अकाउंट ओपन कराने, वहां पे भी हम लोग ये फॉर्म सबमिट करते हैं. ठीक है, सो वहां पे फिर हम लोग अपना एक डब्ल्यू फॉर्म्स होता है, W8 W9 टैक्स फॉर्म्स होता है, वो हम लोग सबमिट करते हैं. सो मेरा जो रोल है दैट इज वो टैक्स फॉर्म्स को वैलिडेट करना. सो वी हैव अ सेट क्लाइंट्स. ठीक है, द क्लाइंट इंडस्ट्री, द क्लाइंट, ये क्लाइंट का जो इंडस्ट्री बेस है, दे आर प्राइवेट इक्विटी पार्टनर्स, दे आर प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, सॉरी, इंश्योरेंस सेक्टर से आते हैं. तो हर जगह से हम लोग के पास इंडस्ट्री से ये क्लाइंट है. हम लोग के पास फिर वो क्लाइंट के इन्वेस्टर्स का टैक्स फॉर्म्स आता है, हम लोग उसको वैलिडेट करते हैं. सो बेसिस ऑन द वैलिडेशन स्टेटस कि वो फॉर्म वैलिड है कि नहीं है, फिर हम लोग उसको टैक्स लेवी करते हैं. अगर वैलिड होगा देन देयर आर मतलब विदहोल्डिंग रेट एक्चुअली जो होता है जनरल वे में, दैट इज 30%. मतलब अगर आप 100 रुपीज अर्न कर रहे हो, देन 30 रुपीज आपका डायरेक्टली आईआरएस को चला जाता है. वो है आपका यूएस का इनकम टैक्स बॉडी, यू कैन से. ठीक है, तो वहां पे वो टैक्स चला जाता है. बट अगर आपका टैक्स फॉर्म वैलिड दे रहे हो ना, तो आपका 30% से थोड़ा सा कम अमाउंट जाता है. सो दैट इज द रीजन कि हम लोग के पास ये पूरा टैक्स फॉर्म्स आता है. तो हम लोग वो टैक्स फॉर्म्स को प्रोसेस करते हैं, वैलिडेट करते हैं, एंड देन उनका टैक्स रेट डिसाइड करते हैं उनके इनकम पे.
सो वो जो टैक्स जिस रिपोर्ट में, जिस फॉर्म में वो सबमिट होता है, वो आपका होता है फॉर्म 1042S। मतलब रिपोर्टिंग के लिए भी बहुत सारे फॉर्म्स यूज होते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो यूज करते हैं, मतलब बेसिकली जो मैं रिपोर्टिंग करती हूँ, वो मैं रिपोर्टिंग करती हूँ 1042S, 1099, फैटका एंड CRS फॉर्म 8966। तो 3 फॉर्म्स का मैं रिपोर्टिंग करती हूँ, ठीक है। तो उसमें हम लोग को मतलब पूरा टैक्स का ही पूरा वो पार्ट है, US टैक्स यू कैन से। तो जो भी आपका बिग फोर्स में भी ये प्रोफाइल्स होती है ना, तो वहां पे भी हम लोग यही चीज करते हैं। एडिशनल एडवांटेज दैट आई हैव एज एन APM इज, जो मेरा क्लाइंट है, मैं क्लाइंट के CEO एंड डायरेक्टर्स देर आर 2 डायरेक्टर्स जिन लोग के पास ना बिग फोर्स में 10+ years का एक्सपीरियंस है। सो मैं उन लोग के साथ डेली बेसिस में इंटरेक्ट करती हूँ, ऑन ईमेल, ऑन क्लाइंट कॉल्स एंड एवरीथिंग। एंड एडिशनली whenever we see कि भाई कोई एनालिस्ट है या कोई सीनियर एनालिस्ट है हु इज केपेबल, लाइक हु हैज दैट लर्निंग एटीट्यूड एंड एवरीथिंग, तो हम लोग उन लोग को भी फिर कॉल्स में पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं, ठीक है। सो इससे ना आपकी बहुत सारी स्किल्स बिल्ड हो जाती है। सो स्किल्स जो बिल्ड होती है, दैट इज बेसिकली आपका कम्युनिकेशन स्किल हो जाता है, आपका डिसीजन मेकिंग स्किल। सो बिकॉज आप ई क्लर्क्स के मैनेजमेंट के साथ, उसी टाइम पे ई क्लर्क्स का मैनेजमेंट भी आपके साथ रहता है कॉल्स पे, तो यू गेट टू नो कि भाई वो कैसे वो लोग डिसीजन ले रहे हैं ऑन अ बिगर रोल। सो यू प्रिपेयर फॉर बिगर रोल एज वेल, ठीक है। तो सो दैट इज आशिका, यस। आशिका, आप जो बात कर रहे हो मुझे एक बात समझ में आ रही है। I'm hearing you very patiently as all our students. Will it be appropriate to say an experience in a listed company such as eClerx of 2 to 3 years for a fresher, even if not in an APM role, but as a financial analyst, will help that person to think about of dreaming into getting into Big Four? Can it be appropriate to say yes that? yes so there has been instances जहाँ पे एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट लोग या कमिंग टू द करियर ग्रोथ पार्ट। तो यहाँ पे ना मतलब जब एनालिस्ट आता है, सो एंट्री लेवल में ही वो इतना कुछ सीख जाता है, मतलब इनफैक्ट हाँ यहाँ पे इंस्टेंसेस भी हुए हैं, इतना कुछ वो लोग सीख लेते हैं कि दे हैव मूव्ड टू JP मॉर्गन, सिटी, मॉर्गन स्टैनले। तो मतलब ये सारी जगह पे वो लोग ने जंप किया है, एंड द अमाउंट मींस द पैकेज दैट दे हैव जंप्ड विद इज, मतलब 2 लाख से सीधा 10 lakhs में वो लोग जंप किए, and within 1 year itself. So in fact there is a one guy जो अभी recently, like last week only, he went from eClerx to City, and उसका जो पैकेज है that is 8 lakhs. So yeah, that has been a very good opportunity, I can say, कि मतलब वो लोग ईमेल्स में भी पूरा पार्टिसिपेट करते थे। सो वी गेट टू आइडेंटिफाई कि भाई कौन है जो मतलब अच्छे से सीख रहा है, तो उन लोग को ना अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो लोग ईमेल कम्युनिकेशन में भी जाते हैं, क्लाइंट कॉल्स में भी जाते हैं। सो दैट इज द बेस जहां से वो लोग फिर अपने आप को जंप करते हैं अपना गुड इन्वेस्टमेंट बैंक्स में, यू कैन से। सो दैट इज वन थिंग। देन coming to the team's work, they process the tax forms, जो भी tax forms आते हैं ना उसको validation करना, checker role, maker role, and everything is there in eClerx. When you join in eClerx, firstly you will be trained, आपको ट्रेनिंग मिलता है 2 to 3 months, then आप मेकर रोल पे जाते हो। मेकर रोल पे इट विल बी द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, जहां से आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। विदिन 6 months देन वो लोग चेकर रोल पे जाते हैं, मतलब अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो। The checker role is one level up to with the maker, and then when checker also goes well, then comes into picture the promotion wala part, career growth wala part, and also you get to see yourself in JP Morgan companies like JP Morgan, Morgan Stanley, Citi, HSBC, Standard Chartered. So this is the one thing regarding the growth part. So any questions in this role or any question? Okay, if you guys have any questions regarding the role, regarding the company, or regarding the growth, you can just put it down at the last of the interaction session. आपके या बिल्कुल आपके सेशन जैसे ही आपका खत्म होता है 30-40 minutes, then it will Yes. be question answer session होगा, and I'm sure by that time people will have their questions.
Sure. Perform. So that is the one thing. But हाँ, so जब मैं अपने प्रोसेस के लिए इंटरव्यू लेने जाती हूँ ना, along with my manager, what happens is, my manager has experience of 8+ years in E-Class with this client itself. So we both go for interview sessions for analyst role. तो वहां पे बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग एनालिस्ट रोल के लिए जाते हैं, since you guys are freshers, right? So don't be panic with the JD. Obviously you should read the JD. You should see कि मतलब आपको कुछ वहां पे क्वेश्चंस है कि नहीं है. कुछ भी आपको क्वेश्चंस होता है, you should ask to the interviewer itself. But जो इंटरव्यू आपका ड्राइव जो इंटरव्यू होता है, मतलब इंटरव्यू राउंड जो आप लोग का चलता है ना, वो कैसे चलता है, जो आप इंट्रोडक्शन देते हो अपना, तो मेक श्योर कि इंट्रोडक्शन में आप कुछ ऐसा पंच लाइन डाल रहे हो विच शुड ड्राइव द इंटरव्यू. लाइक इंटरव्यू ना आपके बेसिस में चलना चाहिए कि आप क्या क्या पॉइंट्स आप अपने इंट्रोडक्शन में बोल रहे हो, विच यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हेन इंटरव्यूअर आस्क्स द क्वेश्चंस. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दिस. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैंने जो इंटरव्यू दिया था, फाइनेंस एंड अकाउंट्स हैज बीन माय फेवरेट सब्जेक्ट इन एमबीए, इन ग्रेजुएशन, इन एमकॉम. ठीक है, तो जब ई-क्लर्क्स मेरे पास इंटरव्यू लेने आया था, एंड आई हैव बीन I have been the first student in my batch who got placed in e-clerks. And in the month of September itself, like 18-20 batch में MBA जो प्रोग्राम होता है आपका, वो 2 years का होता है. ठीक है, बट आफ्टर 1.5 years आपका इंटरव्यू ड्राइव स्टार्ट हो जाते हैं. सो इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ आई गॉट प्लेस्ड इन ई-क्लर्क्स. ठीक है, एंड आई वाज द फर्स्ट स्टूडेंट कैंडिडेट टू गेट प्लेस्ड इन माय बैच. तो वहां पे क्या हुआ था इंटरव्यू में, मैंने जो अपना इंटरव्यू, मतलब अपना जो इंटरव्यू मेरा हुआ था, वहां पे मैंने अपना इंट्रोडक्शन जो दिया था. So luckily I was the one who has topped MBA second semester. ठीक है, मतलब second semester में I was the topper. तो मैंने वो एक पंच लाइन दे दिया था कि yes I was the topper of MBA second semester. And after that मैंने फिर अपना बताया कि मेरे को फाइनेंस और अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, बिकॉज उसका मेरा डोमेन बिल्कुल मतलब क्लियर था, सारे कंसेप्ट क्लियर थे. बट फाइनेंस एंड उसमें भी आपने क्या किया है, अकाउंट्स में कैसे किया है, तो वो आपके हाथ में होता है कि आप कैसे इंटरव्यू को ड्राइव कराना चाहते हो. ठीक है, So here तो I will interject a bit. So I am taking that liberty to ask you question in between, so that students के लिए helpful होगा कुछ paraphrase करने के लिए. I hope that's okay with you. Yes, that's fine. Yes. तो आप जब कहते हो कि आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा अक्षिता कि you have been a brilliant student, which is what is shown in your BCom, MCom and your MBA. You have been a topper and stuff, right? मैं ना चीजों को contextualize कर रहा हूँ. हमारे यहाँ मतलब जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अभी, उनमें से आप मान के चलो 2 या 3% होंगे जो एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग होंगे, पर जो रिमेनिंग है 95-96%, अब जाके वो जो बोलते हैं ना, जिंदगी में एक बार आपको मेहनत करनी पड़ती है. 11वीं में किया तो IIT, ग्रेजुएशन में किया तो IIM, या तो फिर जिस कॉलेज में गए वहां कर लिया, या लाइफ में करना पड़ता है एक बार अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है, करियर बनाना है, नौकरी के लिए नहीं, करियर के लिए. उस पर्सपेक्टिव से the students who are there in skill edge, they have realized that okay, we have to work hard, and that's the reason they are here, where they are being made to work hard. तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्योंकि ऐसा हो सकता है जो आपको सुन रहा है वो कहेगा अरे मैडम तो टॉपर ही थी. I'm covering that part later. Yes. So I'm coming to one point which you said about the punchline. मैं उस बात को ना एक बात से हाईलाइट करना चाहता हूँ. So I'm building the story for it. तो जब आपने कहा इंटरव्यू में टेल मी अबाउट योरसेल्फ में एक पंच लाइन देना जरूरी है, तो इज इट आल्सो पॉसिबल दैट अब जो स्टूडेंट स्किल एज में पढ़ रहे हैं, तो स्किल एज में वो 9 मॉड्यूल्स पढ़ते हैं, तो जैसे आपने बताया कि आप एग्जांपल आप टॉपर थे और आपका फाइनेंस और अकाउंटिंग एक फेवरेट सब्जेक्ट भी है, और ओवरऑल आपका उसमें आपका ग्राफ इंटरेस्ट है, तो आपने उसको एज अ स्टेटमेंट दिया कि दिस इज वेयर आई बिलोंग टू. तो क्या उसी तरह हमारे स्टूडेंट जो उन्होंने कोर्स किया, उस कोर्स में अगर उनको 9 मॉड्यूल्स में से 3 मॉड्यूल उनके लिए अच्छे लगे, मतलब एज एन इंडिविजुअल, तो कैन दे यूज दैट एज अ पंच लाइन कि यू नो सर, आई हैव डन दिस प्रोग्राम एंड आई हैव बीन वन ऑफ द टॉपर्स इन द प्रोग्राम,
where I like doing financial modeling. So in my curriculum of 200 hours of this program, I have done 30 hours of financial modeling. So can this be used as a punchline? This is very pertinent question. एग्जैक्टली सो लाइक एवरी टाइम ऐसा नहीं होता है कि आप ही टॉपर होगे, ठीक है? तो टॉपर नहीं होना, अगर आप टॉपर नहीं हो दैट्स नॉट अ नेगेटिव पॉइंट. अगर आप टॉपर नहीं हो तो भी आप अपना इंटरव्यू ड्राइव कर सकते हो. एंड हाउ इट कैन बी पॉसिबल? यू कैन जस्ट से कि भाई मैंने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन में मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट था, या फिर मैं अभी ये वाला कोर्स कर रहा हूँ विद स्किल एज, यहाँ पे मेरा ये वाला फेवरेट सब्जेक्ट है, ये वाला मेरा इंटरेस्टेड एरिया है. सो अगर आप इंटरेस्ट एरिया खुद से बताओगे, एंड इट शुड बी समथिंग विच यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट, कि अगर आपको वहां पे कोई भी कॉर्नर से क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर कर पा रहे हो, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल लाइक सर सेड कि भाई आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग में इंटरेस्ट है, या आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू करने में इंटरेस्ट है. तो जस्ट एक एग्जाम्पल बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कमिंग इनटू इंटरव्यू, ठीक है, इफ यू आर सेइंग कि भाई आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू करने में इंटरेस्ट है, तो आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होगा, बैलेंस शीट में क्या होगा, डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट होगा, ऐसे करके क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोग को. सिमिलरली अगर आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग का क्वेश्चन अगर आप बोलते हो फाइनेंशियल मॉडलिंग, तो आपके कंसेप्ट इतने थॉरो होने चाहिए कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एनपीवी, एनपीवी में आप एक्सेल में क्या करते हो. अगर आप फाइनेंशियल मॉडलिंग लेकर आ रहे हो then you should be thorough with MS Excel as well. Like आप वहां पे फॉर्मूलाज यूज कर रहे हो, इक्वल टू पीएमटी वाला, इक्वल टू एनपीवी वाला, वो वाले फॉर्मूलेज को कैसे डिराइव करना है, कैसे करके क्या करना है, वो आप लोग वहां पे बता रहे हो, एक एक टर्म्स को आप डिफाइन कर रहे हो. तो ऐसे करके क्या होगा, आपका इंटरव्यू थोड़ा सा डिस्कशन लॉन्गर जाता है. सो इट शुडंट बी लाइक अच्छा आपको ये आता है, हाँ सर आता है, तो इट शुडंट बी लाइक दैट. अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ रहा है तो आप उसको एग्जाम्पल के साथ रिलेट करो कि सर इसका डेफिनेशन तो ये है, बट अगर मैं इसको ऐसे यूज कर रहा हूँ तो इसका एग्जाम्पल ये वाला बन सकता है. ऐसे करके आपको डिराइव करना है, ठीक है? तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको सबसे ज्यादा होना चाहिए. This is a good point. This is a good point, Akshita. And this I want to paraphrase. I want to reiterate to all the students over here. अगर आप लोग ने गौर किया, अक्षिता मैम ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि अगर आपको डेफिनेशन पूछा गया है तो आप गूगल की तरह एक डेफिनेशन मत बोलो, आप उसके वन लेयर बियॉन्ड जाओ और आप बोलो कि ये डेफिनेशन या तो मैंने ऐसे यूज किया या मैंने इसके एग्जांपल्स ऐसे होते हैं, so that the person understands कि आप it's not only about a definition but you have understood and you have learned. So you not only have studied but you have understood the concept and that's why you are able to give examples. तो ये सब स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैम ने बताया. प्लीज मेक ए नोट ऑल ऑफ यू कि अगर कोई सवाल पूछा गया, वेदर इट इज अ कॉन्सेप्चुअलाइज क्वेश्चन और फॉर एग्जांपल अ बिहेवियरियल क्वेश्चन, अक्षिता करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपको कुछ भी अगर कंसेप्चुअलाइज हो या बिहेवियरियल या सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन हो, प्लीज वैलिडेट योर आंसर थ्रू सम एग्जांपल. That will make your case more. That will make your case more strong. That will show the kind of person you are. तो उसमें क्या होता है ना, यस एग्जैक्टली, तो उसमें क्या होता है, आपका आर्टिकुलेशन स्किल पता चलता है, आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी पता चलता है. और हर कोई आके डेफिनेशन तो दे देगा, बट अगर आप उसको ना कंसेप्ट को किसी के साथ रिलेट कर रहे हो, सिचुएशन के साथ या एग्जाम्पल के साथ, तो उससे ये पता चलता है कि हाँ आपको डेफिनेशन तो आता ही आता है, बट आपको डेफिनेशन के बियॉन्ड इसको कैसे प्रैक्टिकली यूज करना है आपको वो भी आता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेप्रिसिएशन पूछ रही हूँ किसी से, सो आई वुड नॉट एक्सपेक्ट कि भाई सिर्फ वियर एंड टीयर ऑफ लॉसेस आप बता रहे हो. आप एक बेसिक सा भी एग्जाम्पल दोगे ना कि सर आज के दिन मैंने फोन खरीदा और अगर कल मैं इसको सेल करने जा रहा हूँ तो इसकी वैल्यू बिल्कुल हाफ हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन बिकॉज ऑफ वियर एंड टीयर और बिकॉज ऑफ यूज, और ऐसा करके टाइटल में भी आपका हो सकता है. तो ये आपका ना एग्जाम्पल बन सकता है. सिमिलरली अगर आप बाइक की बात करोगे, बिल्डिंग की बात करोगे, कि कोई भी चीज की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है, डिक्रीज होती है. और अगर आप डेप्रिसिएशन बोल रहे हो तो आप वहीं पे एक पंच लाइन ये भी दे सकते हो कि सर बट वैल्यू ऑफ लैंड नेवर डेप्रिशिएट्स. सो डोंट वेट फॉर द इंटरव्यूअर कि आप वहां पे उसका क्वेश्चन का वेट मत करो कि भाई डज द वैल्यू ऑफ लैंड डेप्रिशिएट्स. अगर आप ये खुद से बताओगे, इनिशिएट खुद ही कर दोगे ना, तो वहीं पे आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है एंड यू आर सेलेक्टेड इन दैट मोमेंट इटसेल्फ. एंड लास्ट वीक देयर हैज बीन अ सिनेरियो, लाइक एक कैंडिडेट का मैं इंटरव्यू ले रही थी
एंड वी डो नॉट एक्सपेक्ट एवरीवन और एनीवन कि भाई उसको फैट का सीआरएस का नॉलेज पहले से ही होगा. बट दैट लेडी वाज सो गुड. उसने अपना बताया कि मैंने एनसीएफएम में, हम लोगों ने बोला कि अच्छा ठीक है आप लोग को ये है करके हम लोगों ने उसका पूरा इंटरव्यू लिया. बट लास्ट में ना वो खुद ही आके हमें बोलती है कि मैम मेरे को ना फैट का सीआरएस भी आता है. एंड वी बोथ वर शॉक्ड लाइक उसको कैसे आता है. तो हमने जस्ट डेफिनेशन पूछा कि अच्छा ठीक है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैट का एंड सीआरएस. तो शी वॉज एबल टू डिफाइन इट. एंड वेन वी आस्क कि भाई कहाँ से आपने सीखा, तो पता है उसने क्या बोला कि मैंने एनसीएफएम का एक म्यूचुअल फंड का कोर्स किया था जहां पे मुझे फैटकन सीआरएस के बारे में बताया है. और लिटरली वहां पे फैटकन सीआरएस का ना सिर्फ एक पैराग्राफ होता है और कुछ भी नहीं. बट स्टिल दैट लेडी वाज सो गुड कि उसने वो बताया एंड वी सिलेक्टेड हर इन दैट मोमेंट इटसेल्फ. तो इट्स नॉट लाइक कि अगर इट्स ओके अगर आप लोग को नहीं आता है दैट इज फाइन. बट जो आप कंसेप्ट बोल रहे हो, जो आप टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहे हो, मेक श्योर कि आपको वो सारे टर्म्स आते हैं. ठीक है. अगर आप अकाउंट्स बोल रहे हो तो आपको अकाउंट्स का बेसिक्स आता है. फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन, और आप बोल सकते हो अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल एंट्रीज, लेजर, ऐसा करके आपको कुछ चीजें आती है. आप ये मेक श्योर करो. सिमिलरली अगर आप बोलते हो कि आपका फाइनेंस है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो वहां पे आपको एनपीवी पता होना चाहिए, आईआरआर पता होना चाहिए, पे बैक पीरियड पता होना चाहिए. कि भाई सर अगर मैं 2 प्रोजेक्ट ले रहा हूँ और मेरे पास एक का पे बैक पीरियड ये है, एक का पे बैक पीरियड ये है, तो आई गो विद दिस वन करके ऐसे आप लोग को रिलेट करना चाहिए सारे पॉइंट्स को. तो दिस इज द वन थिंग. मतलब ऑब्वियसली सिंस यू गाइज आर फ्रेशर्स वी डू नॉट एक्सपेक्ट एनीवन कि आप लोग को पूरा ही जेडी के बेसिस में आपको सब कुछ आता हो. इट्स जस्ट दैट कि आप लोगों ने जो अभी तक सीखा है वो आप कहीं पे रिलेट कर पा रहे हो क्या. सो दैट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई कि भाई आपके पास आपका लर्निंग एटीट्यूड कैसा है. तो वो लर्निंग एटीट्यूड ही हम लोग को इंडस्ट्री में यूज होता है. दैट इज द वन थिंग. ठीक है. और बाकी जब आप इंटरव्यू देते हो, मेक श्योर योर बॉडी पोस्चर इज पॉजिटिव. लाइक योर शोल्डर शुड बी एकदम ऐसा वाला, ये नहीं कि लेथार्जिक वाला होगा, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए. अगर आपके पास सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपके पास एनालिटिक्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें आप लोग ना अटक जाते हो. दैट इज फाइन. सबको वो क्वेश्चन नहीं आते. बट एटलीस्ट कुछ ऐसा रिस्पॉन्स जो कि लगे कि हाँ यू गाइज आर थिंकिंग ऑन इट, यू गाइज आर वर्किंग ऑन इट, ऑन दैट क्वेश्चन. तो अगर आपके पास टेक्निकल क्वेश्चंस आते, अगर आपके पास ये एनालिटिक्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एनालिटिक्स नहीं सॉरी, एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वहाँ पे पेन पेपर यूज करो, किसी कोई नहीं रोकता. इनफैक्ट मैंने भी इंटरव्यू में, मेरे को भी एक ये आया था एप्टीट्यूड का क्वेश्चन. आई हैव दैट रेज्यूम इटसेल्फ, तो रेज्यूम के पीछे ही मैं सॉल्व करके उनको बता रही थी. एंड सिंस मतलब वो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था, फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू था, तो इनफैक्ट आई वाज अ बिट नर्वस. मैंने वो पेपर 2-3 बार लेकर के उनको दिया कि नहीं सर रुको रुको मैं बताती हूँ आपको सही आंसर. ऐसा भी होता है. सो इंटरव्यूअर हमेशा ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट होगा, अगर आप गलत आंसर दे रहे हो तो वो आपको नहीं लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. जस्ट मेक श्योर कि क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ना वो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से आ रहे हैं. तो वो इंट्रोडक्शन में ही आपका सब कुछ डिराइव हो जाता है, सब कुछ डिफाइन हो जाता है कि क्या क्या क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा. होप आई एम मेकिंग अ मीनिंग टू इट. Absolutely. You're absolutely making a lot of sense. I think it's very interesting. As I told you, everyone is able to relate to you like anything. Guys, can I Yes. get a reply for ma'am? Are you able to relate? Maza aa raha hai ki nahi? Because everyone is having different perspective of when they are hearing all these customized industry speaking series. जब सब लोग सुन रहे हैं सब अलग अलग लेवल पे, बड़े जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपके साथ ज्यादा रिलेट करेंगे because as I said, initial part of the discussion that it's been 3 years that people will understand कि अच्छा what you went through, it's been 3 years, so it's not ऐसा नहीं कि 10 साल पहले हुआ है चीज. Correct. This is what, and plus you also take interviews, so it's something which everyone is relating. Perfect. Actually, Thank I you. have one follow-up question Yes. before we open up the session for question answers, unless you want to speak something else also. So Yeah. tell me something about this. तो आप E-Clux में हुए हो, आपने E-Clux के बारे में कुछ चीजें बताई. तो मेरे 2 क्वेश्चन हैं which comes to my mind. Number one,
एक बार आप ई क्लर्क के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में एक बार बता दीजिए. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू इन एन ई क्लर्क? व्हाट इज द फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड द फाइनल राउंड? एंड सेकंड वो ये कि ई क्लर्क की तरह जो कंपनीज हैं, सिमिलर कंपनीज हैं या बिग फोर है, तो उसमें भी इज इट सिमिलर माइंडसेट और समथिंग एक्स्ट्रा दैट नीड्स टू बी डन, राइट? एंड उसी का जो थोड़ा सा एक सब्सिक्वेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जनरली फाइनल राउंड जब आता है कोई, मतलब जब 3-4 लोग हैं फाइनल राउंड में, राइट? तो एज एन इंटरव्यूअर ये आपके लिए है, हाउ डू यू, आपको लेना है एक स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल, और आप फाइनल राउंड में 3-4 लोग हैं. What is that thing comes to an interviewer mind कि इसको सिलेक्ट करता है? I think that will be like a, I know there are many variables, but अगर आप कुछ variables बता पाओ तो ये मेरे 3 सवाल होंगे. ई क्लर्क का प्रोसेस, similar companies में is it the similar mindset required or something extra needs to be done, and final round में especially in ई क्लर्क or somewhere else also, typically अगर 2-3 स्टूडेंट्स हैं तो what are some of the key variables जिसके बेसिस पे एक इंडिविजुअल सिलेक्ट होता है अगर एक ही पोजीशन अवेलेबल है? Sure. So coming to the round of interviews or the process of interview in e-clerks or similar companies, वहां पे सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट आता है. ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट वुड बी ऑब्जेक्टिव बेस्ड. तो वहां पे आप लोग को क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग को उसका आंसर्स देना होगा. ठीक है, वो होगा आपका पूरा एनालिटिकल बेस्ड यू कैन से, और aptitude means your mathematics only, but you have to use some analytical skills जिसके बेसिस में आपका कम टाइम जाना चाहिए और ज्यादा क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए. देन कम्स आपका प्रोसेस इंटरव्यू which is done by us, me and my manager, and for my process. तो उस केस में जो आपका सेकेंड राउंड होता है वो आपका होता है टेक्निकल काइंड ऑफ, यू कैन से. बट टेक्निकल में आपका हम लोग जो लेते हैं वो होता है आपका कि बिकॉज यू गाइस आर फ्रेशर्स, तो हम लोग बेसिकली फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग और फाइनेंस, यू कैन से, ये सारी चीजें हम लोग पूछते हैं. बट अगर कोई आएगा कि भाई मेरे को स्टॉक मार्केट का भी नॉलेज है या फिर मेरा इनकम टैक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इनकम टैक्स में आप लोग को क्या होना चाहिए पता है क्या? फॉर एग्जाम्पल बजट अभी आया था, ठीक है, 2023 में February 1st. रोहित से बात कर रहा हूँ. 1 February में आपका ये बजट आया था. ठीक है, तो बजट के केस में आप लोग क्या करोगे कि आप उसको रिलेट कर दो ना कि इनकम टैक्स का सर मेरा इनकम टैक्स फेवरेट सब्जेक्ट है, इनकम टैक्स से मेरा बजट, अभी जो बजट आया था उसमें 7 लाख वाला लिमिट हो गया है, इसमें ये चेंजेस आए. छोटा सा रिलेट कर सकते हो तो करो, दैट इज फाइन. इफ यू आर नॉट देन ऑल्सो इट्स फाइन, बट ट्राई टू रिलेट इट. मतलब जो भी आपका डे टू डे बेसिस पे जो न्यूज आ रही है उसके साथ रिलेट करने का भी ट्राई आप लोग कर सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया आपका टेक्निकल राउंड. देन कम्स आपका एचआर राउंड. तो एचआर राउंड में अगर हम लोगों ने टेक्निकल राउंड आप लोग को सेलेक्ट कर लिया है तो एचआर राउंड में जस्ट बेसिक क्वेश्चंस होंगे कि भाई आप वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए आप लोग रेडी हो कि नहीं हो, आप लोग का पैकेज एक्सपेक्टेशन क्या है, या जो हम लोग पैकेज ऑफर कर रहे हैं आर यू गाइज ओके विद इट. और कभी कभी शायद क्वेश्चंस आ सकता है कि वेयर डू यू गाइज सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years. तो उसमें ऐसा कोई वेग आंसर्स मत देना कि भाई मैं अपने आप को कोई और कंपनी में देखना चाहता हूँ या मैं खुद की फर्म ओपन करना, दैट इज फाइन. बट एचआर के पर्सपेक्टिव से ही इज लुकिंग फॉर समवन जो अपने कंपनी में ही स्टे करे और यहीं पे आप खुद को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखो. तो ऐसे वाले क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो डू नॉट कीप इट वेग, कीप इट सिंपल एंड कीप इट इन द फेवर ऑफ द कंपनी इटसेल्फ, कि भाई वो कंपनी के लिए आप एसेट बन रहे हो आफ्टर 5 years. ऐसा कुछ आपका आंसर्स जाना चाहिए. ठीक है, एंड सॉरी सर, व्हाट वाज योर थर्ड पॉइंट? तो थर्ड पॉइंट ये था कि फाइनल राउंड में आते वक्त, हाँ करेक्ट, थैंक्स. या सो ये काफी बार होता है. आई टेल यू द कॉन्टेक्स्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बोथ द आंसर. ये काफी बार होता है कि मतलब मुझे फीडबैक आता है कि सर सब कुछ राउंड क्लियर कर गए, आखिरी राउंड में पता नहीं क्या हो गया, या मुझे तो लगा मैंने सब कुछ अच्छे से दिया. तो ऑब्वियसली एज एन इंटरव्यूई हमें तो अच्छा ही लगता है कि हमने सब अच्छा दिया है, पर इंटरव्यूअर के माइंड में क्या चल रहा है ये फीडबैक कभी नहीं मिलता है. करेक्ट. तो जो इसीलिए मैं आपसे वो सवाल पूछा. यस, तो जो थर्ड क्वेश्चन है कि आप मतलब आउट ऑफ 4 हाउ कैन आई गो विद ओनली 1 कैंडिडेट. तो उस केस में क्या होता है ना, वहां पे
Siddharth, I'll come back to a question. So out of 4, if I'm getting one question, if I have to select only one, तो वहां पे मैं क्या करूंगी, वहां पे मैं फिल्टर्स हम लोग के मतलब एक तो ये फर्स्टली टीम डिसीजन होता है, ठीक है, someone likes something, तो ऐसे करके वो पूरा टोटल जो ग्राफ बन जाता है वो किसी एक के लिए बनता है वो वाला ग्राफ। तो वहां पे अपना सबसे पहले अपना एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव रखना। कुछ नहीं आ रहा है दैट इज फाइन, सबको सब कुछ नहीं आता है, बट कुछ नहीं आ रहा है तो उसमें आप वहां पे शो करो कि भाई मेरा क्या बोलते हैं लर्निंग एटीट्यूड ऐसा है करके, या आप खुद ही बोल दो कि अच्छा ठीक है इसका आंसर क्या होगा, बट ना मतलब थोड़ा सा लर्निंग एटीट्यूड आपको उसमें दिखाना होता है कि अच्छा ठीक है आपने ये क्वेश्चन पूछा, व्हाट आंसर डू यू एक्सपेक्ट, बट ये लास्ट में पूछो जब आप गिव अप कर रहे हो वो क्वेश्चन के लिए। सो ये मोस्ट ऑफ द टाइम किसमें होता है पता है क्या, जब आपका एनालिटिकल क्वेश्चंस रीजनिंग क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, तो आपको रीजनिंग क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है दैट इज फाइन, लास्ट में आप बोल सकते हो पोलाइटली कि अच्छा ठीक है इसका आंसर क्या होगा, ऐसा करके आप लर्निंग एटीट्यूड अपना दिखाओ, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाओ, आर्टिकुलेशन स्किल्स दिखाओ कि भाई आर्टिकुलेशन मतलब जो आपको आता है वो आप कैसे आर्टिकुलेट कर रहे हो, क्योंकि सबको ये बीकॉम एमकॉम का नॉलेज सबको है, बट आप इंटरव्यूअर के सामने कैसे प्रेजेंट कर रहे हो दैट इज द वन थिंग। सो ऐसे करके दीज आर द पॉइंट्स जो आपको यूज कर मतलब देखने चाहिए। Makes sense. तो फंडामेंटली तीन चीजें आपने बोली आपके इस आंसर में। एक ऑब्वियसली द बॉडी लैंग्वेज हैज टू बी पॉजिटिव ऑनलाइन एंड ऑफलाइन व्हाटएवर टाइप ऑफ इंटरव्यू, द बॉडी लैंग्वेज हैज टू बी पॉजिटिव। सेकंड बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि आप ट्रेनेबल हो क्या, ट्रेनेबल, आप जो लर्निंग एटीट्यूड बोल रहे हो दैट इज कॉल्ड बीइंग एबल टू ट्रेन, राइट? करेक्ट। आप ट्रेनेबल हो क्या, एंड तीसरा आपने कहा आर्टिकुलेशन स्किल्स, कि सामने वाला अपनी बात रख सकता है, अगर उससे कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, अगर कुछ बोलना है तो वो बोल सकता है। So all the students over here, three things what ma'am has said, reiterating once again. Number one, having a very positive body language, and believe me or not, positive body language आप छुपा नहीं सकते, अगर नहीं है तो नहीं है तो है। You cannot prepare it for the interview. Fundamentally, all the more you can't do it for the interview because interview में there is a sense of anxiousness subconsciously. तो वो बॉडी लैंग्वेज वो या तो है, that's how it typically will come out. That's number one. Number two, ma'am said about the trainability. Are you trainable? आपको ट्रेन किया जा सकता है क्या? Do you have that ability to learn? जिसको हम बोलते हैं stay hungry, stay foolish, right? And तीसरा is about your ability to speak, which is how do you articulate? So guys, just keep reminding yourself all these three things. चाहे तो आप अपने नोट में कहीं पे ये तीन चीजें लिख दो, because I think these are some of the good ones for you to crack the interview fundamentally everywhere. So, right, cool. Let's open up the session, Akshita. Now is the time to open up the session for question answer. Unless Sure. you have anything else to highlight? No, I have covered everything. Yes. Cover the point. So the question answer session opens now. I will moderate the session. So let's pick up the first question. I'll help you for that. So साई सिद्धार्थ का सवाल है, yes, what is your salary expectation? अगर ये सवाल पूछा जाए तो how do you answer? So first thing I would say, जो एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए आप लोग आते हो ना, वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन आई डोंट थिंक वो पूछेंगे, बिकॉज इट्स एंट्री लेवल राउंड, तो इट्स अप टू यू कि भाई ये हम लोग पैकेज दे रहे हैं, सो आर यू गाइज ओके विद इट, तो आप उसमें बोल सकते हो, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन आप बोल रहे हो, अगर आपको लगता है कि यू आर केपेबल ऑफ हायर सैलरी, तो वो आपको इंटरव्यू में ही बताना होगा। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में एक इंटरव्यू अभी मैंने लिया था, मेरे को मतलब लड़की बहुत अच्छी लगी थी, ठीक है, सो आई हैव केप्ट दिस पॉइंट विद माय मैनेजर इटसेल्फ कि भाई ये लड़की अच्छी है, ये कहीं मतलब वी वांट टू बी टू हर टू बी इन अवर प्रोसेस, तो उसको लेट्स गिव हर अ बिट हाई पैकेज बिकॉज इसका नॉलेज अच्छा है, ये कहीं और जंप ना करे। तो ऐसा करके आप खुद का इंटरव्यू ऐसा डिराइव करो कि भाई मैनेजर खुद ही वहां पे बोले आपके बिहाफ में कि आपको पैकेज अच्छा दो करके। दैट इज पॉइंट नंबर 1, ठीक है। सो आई होप आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन एज पर योर एक्सपेक्टेशन। Absolutely. Yeah, makes sense. एक सवाल है प्रशांत का, वो इक्विटी रिलेटेड वर्किंग इन ई-क्लास, उसने सवाल लेके एक स्टेटमेंट दिया है, अगर मेरे ऊपर है इसको सवाल कन्वर्ट करना। और गाइस वन थिंग प्लीज कीप इन माइंड, आस्क क्वेश्चन, डोंट कीप स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स को अगर ये अज्यूम हम कर ले कि आप क्या पूछना चाहते हो, फिर आपके यहीं पे आर्टिकुलेशन स्किल्स दिख रहे हैं।
So anyway, coming back to the point, इक्विटी रिलेटेड वर्किंग इन ई क्लास का मेरे ख्याल से मतलब ये प्रकाश के पूछना चाहते हैं कि कोई इक्विटी रिलेटेड काम है क्या ई क्लास में? व्हाट्स योर आंसर? Equity related, yes, equity related work is there. Not directly, मतलब आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग में तो डायरेक्टली नहीं है, बट हाँ मतलब आप लोग उसमें कुछ पार्टिसिपेट करते हो. एक तो आपका इक्विटी रिलेटेड में आपका आ जाता है, I'm not able to collect it right now because मेरा process is something different. But yeah, but there is work in e class yes, which is equity related. Fair point. आगे बढ़ते हैं. So there is a question by Nagesh. कि उसने 2 महीने पहले ई क्लास का इंटरव्यू अटेंड किया था, उसको कुछ 3-4 पॉइंट्स उसने लिखे हैं, पूछे गए थे. उसको ऐसा लगता है या उसको बताया गया होगा कि he took 2-3 minutes for one question. वैसे देखा जाए तो 2-3 मिनट नागेश कोई भी लेता है. It's not the mistake I believe when जब मैं आपको ये सुन रहा हूँ. I will keep Akshita for her comments. And आपका पॉइंट ये है कि you got a result weak domain and you got rejected. So what can I do to take less time for answer? How can you reduce your answer less than 2-3 minutes? Obviously किसी भी क्वेश्चन का जवाब 2-3 मिनट होगा नागेश. See Nagesh, my point is, and this is my take, whatever I have understood over these 3-4 months, जहाँ पे हमारे 20-25 students have been selected in E-class also. Excuse me. जो weak domain वाली बात है ना नागेश, it's not about how quickly you are answering. It's not about how quickly you are answering. It's about what is the content you are answering. अभी जो मैम ने exactly. बात की, आपको पूछा गया GST reconciliation, आपने कुछ 1-2 सेंटेंस बोल दिया, पर उसमें समझ में आ रहा है कि नहीं कि आपको कितना पता है? हाँ, और इसीलिए हर कोई आके ये बोल के जा रहा है हमारे स्पीकर सीरीज में कि बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करो. बेसिक स्ट्रॉन्ग करने का मतलब क्या है? डेफिनेशन नहीं, उस डेफिनेशन को यूज कैसे करते हो जो मैम ने बोला है. कैन यू, तो मैम की बात को थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूँ. कैन यू बिल्ड अ स्टोरी नागेश ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट? इफ यू आर एबल टू बिल्ड द स्टोरी, प्लीज मेंशन दैट. जब आप कहते हो वीक डोमेन, ये भी हो सकता है आपको आता है पर आपको बोलना नहीं आया, which means आपके आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम. So Nagesh, these are the points from my side just by looking into your question. Akshita, if you want to add anything. Yeah, sir has said correctly. Like आप 2-3 मिनट बोल रहे हो, बट क्या वो मीनिंगफुल बोल रहे हो कि नहीं, that depends. अगर आपको फीडबैक दे रहे हैं कि आपका डोमेन वीक था, तो माइट बी पॉसिबल कि आपने जो 2-3 मिनट्स बोला है वो आपने रिलेटेबल नहीं बोला है. तो रिलेटेबल बोलो, कुछ भी चीज अगर बोल रहे हो तो इट्स नॉट अबाउट द टाइम, इट्स अबाउट द conceptual clarity that you are the explanation of which you are giving to the interviewer. तो वो explanation थोड़ा अच्छा होना चाहिए. So basis on that explanation only we will be accepting or rejecting the candidate. Perfect. गर्वित का सवाल है. वैसे मैं एक शुभम का सवाल थोड़ा नीचे है, मैं वो ले लेता हूँ तो उसका आंसर yes और no में है. शुभम, आप BSc ग्रेजुएट हो, आप डेफिनेटली ई क्लास में इंटरव्यू दे सकते हो. ई क्लास सिर्फ बीकॉम या एमकॉम वालों को नहीं लेता है, वो ग्रेजुएट्स को भी लेता है एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए. एपीएम लेवल के लिए ऑब्वियसली ई क्लास गोज फॉर एमबीए स्टूडेंट्स, लेकिन आप ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी लिया जाता है बिकॉज हमारे जितने स्टूडेंट्स अभी हुए हैं उसमें से काफी स्टूडेंट्स बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी ये स्टूडेंट्स भी हैं. Am I appropriate in saying this? Yes, obviously. Perfect. तो एक सवाल है. Go ahead. इनफैक्ट मतलब यहाँ पे भी एक सिनेरियो हुआ था कि कोई बीए ग्रेजुएट आया था, हम लोगों ने उसको भी इंटरव्यू लिया, बट इंटरव्यू में आप बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन द स्किल एज, जो आप फाइनेंस और अकाउंट्स के पूरा स्टडी कर रहे हो, तो आपको इट विल बी इजियर फॉर यू टू क्रैक द इंटरव्यू बिकॉज बीइंग अ बीएससी स्टूडेंट यू वुड बी एबल टू आंसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के क्वेश्चंस वेरी वेल. तो वो आपका लर्निंग एटीट्यूड वहीं पे दिख जाएगा कि भाई you are adapting the changes. So that is the thing that where you will be selected. Correct. गर्वित का सवाल है. थैंक्स अक्षिता. गर्वित का सवाल है, I want to know answer why we hire you. गर्वित, इसका एक जेनरिक थॉट प्रोसेस ये है, कोई भी सवाल जब ये पूछा जाता है why we hire you और why we should hire you, अगर कोई कंपनी पूछती है, my take is it's fundamentally asking what are your strengths. It's fundamentally asking you what are your strengths and how do you relate your strengths to the work profile which is being given in the JD. Exactly. अगर आप अपने आंसर को उस तरह जवाब दे पाओ, that is how you prepare yourself to answer this question. Akshita, maybe you want to add something.
So like the sir said, why should we hire you? उसमें एक आपका पॉजिटिव सा एटीट्यूड दिखना चाहिए कि भाई आई एम गोइंग टू बी द एसेट फॉर योर कंपनी. वहां पे आप अपने आप को कुछ ऐसा पॉइंट दो कि आप खुद को औरों से अलग कर सको एंड यू आर एबल टू ग्रैब दैट पोजीशन. Makes sense, absolutely. अक्षय का सवाल है. अक्षय, ये सवाल थोड़ा पॉलिसी वाला सवाल है. आई डोंट नो, अक्षिता पॉलिसी मेकिंग ऑफ ई क्लर्क्स में नहीं है, बट आपने सवाल किया तो मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगा. व्हाई ई क्लर्क? बाय द वे गाइस, प्लीज चेक द स्पेलिंग ऑफ ई क्लर्क. आप लोग ई क्लर्क की स्पेलिंग सही नहीं लिख रहे हो. अगर कोई चीज लिखते हो तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट, बिकॉज आप कंपनी का नाम लिख रहे हो, इट्स अ प्रॉपर नाउन. तो मैं ये सारी चीजें बहुत ऑब्जर्व करता हूँ गाइस. यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल अबाउट. बट एनीवे, उसमें एक्स आता है, के नहीं आता है. ठीक है. So why e-clerks or hyphen नहीं, just to correct everyone. So why e-clerks does not hire last semester pursuing students? So इसका कोई अगर fundamental policy जवाब है तो अक्षित आप दे सकते हो, because that's obviously the policy of e-clerks. Not regarding the policy, but I can relate it with my process itself. एनालिस्ट रोल में जब भी हम लोग किसी को सर्च करते हैं या हायर करते हैं तो वी मेक श्योर कि भाई वो इमीडिएट ज्वाइनर हो. तो अगर आपका लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ है तो देयर आर चांसेस कि आप इमीडिएट ज्वाइनर नहीं हो पाओगे हमारी कंपनी के लिए. एंड अंटिल द टाइम यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन वी वोंट बी एबल टू हायर यू. I think it is also to do with, sorry to interrupt you, it is also to do with the requirement of the client. Because कहीं ना कहीं because US clients involved हैं, obviously there is a एक terms and conditions होंगे कि हमें किस तरह के लोग चाहिए इस प्रोसेस में. So that's what I believe. यस, एक वो भी पॉइंट हो जाता है. और फिर सेकंड थिंग कि आप जब आपका ट्रेनिंग पीरियड अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करें देन वी मेक श्योर कि वो कैंडिडेट एटलीस्ट 3 months तक लीव ना ले. बट अगर आपने ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं किया है तो ऑब्वियसली यू विल बी कमिंग विद योर लीव रिक्वेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. तो वो कहीं ना कहीं प्रोसेस में इंटरप्ट करता है. दैट इज द रीजन आई बिलीव कि वी डू नॉट हायर सेमेस्टर ग्रेजुएट. मृण्मयी का सवाल है, इसका जवाब दे चुके हैं हम लोग, पर फिर भी मृण्मयी आपके सवाल का जवाब देता हूँ, बिकॉज शुभम ने भी यही सवाल किया था. इज इट नेसेसरी टू डू अ पीजी और एमबीए फॉर एंट्री लेवल पोजीशन और जस्ट अ ग्रेजुएट और डिग्री विल? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. Yeah, it's absolutely, it's not mandatory. It's about do you have a relevant skill set? That's as simple as that. हर कंपनी मृण्मयी आज नहीं, आज हर कंपनी यही बोल रही है, do you really have the skills? Do you really have the skills to, and do you have the skills to express that? Exactly. 2 पॉइंट आते हैं. एक होता है आप में स्किल्स हैं, अच्छा है, पर उसको बोलना आता है क्या, लिखना आता है क्या? अगर ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया 60-70%, you can crack, at an entry level you can crack any kind of interview. That's what we believe, and that's how we train you all. All right, let's take one more question, quickly getting into it. Prashant का सवाल है. Let's talk Prashant. I am working in underbroker company in equity and derivatives market. I want to work in the same. Is it possible in e-clerks? So yes, definitely. Equity के लिए मैम ने हाँ बोला है कि equity के processes हैं. Derivatives के लिए भी मैम बोल रही है कि हाँ, it's pretty much possible. All right. Okay. विकास का एक सवाल है. I think this is what I'm sure you know this. In how many months I can give e-clerks interview after not being shortlisted in the last interview? What is the gap? I think I'm not sure with the cooling period. I know the cooling period. Whatever I've been told to us is 6 months. 6 महीने बाद आप दोबारा कर सकते हो. This is what I know by interacting with e-clerks HR. Okay, got it. Unless there is a change. हम क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए हैं, जो नहीं हो पाए थे, वो 6 महीने बाद वो बोलते हैं कि आप दोबारा अप्लाई कर. अच्छा, यस, आई गॉट इट. हाँ, हमारे केस में भी ये हुआ था, 6 महीने के बाद ही हम लोग लेते हैं. गर्वित का एक सवाल है. माय इशू विद दैट क्वेश्चन इज, मतलब व्हाई वी शुड हायर यू में, I am not able to highlight my strengths because I am a bit conscious. I should not look arrogant, lost my words in my thoughts. Garvit, that's the reason you have to practice with our communication specialist. आपके जो mock PI होते हैं, जो आपके mentor sessions होते हैं, उसमें आके आपको express करना पड़ेगा. जब आप बोलते हो ना you feel conscious, पता है वो feel conscious क्यों होता है गर्वित? क्योंकि आप पहली बार वही सवाल का जवाब पहली बार इंटरव्यू में दे रहे हो. अगर आपने वो प्रैक्टिस कम से कम 10 बार किया होगा और आपके दिमाग में एक स्क्रिप्ट होगा, तो आपको आपका वही आंसर बिना किसी
बिना किसी आपके दिमाग में जो एरोगेंस है या लॉस ऑफ वर्ड्स है वो नहीं होगा. इट बॉइल्स डाउन टू प्रैक्टिस करवे. इस बात को याद रखना, इट बॉइल्स डाउन टू प्रैक्टिस. अगर आप लिटरली प्रैक्टिस करते हो देन द इंटरव्यू में दीज क्वेश्चन, व्हाई वी शुड हायर यू, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, एनी क्वेश्चंस फॉर अस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. और एक बात, जितना कम टाइम मिलता है उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है. ये बात हमेशा याद रखना. So, and especially in interview, because you don't have, the entire day for you to express yourself, right? Akshita, you are the champion of it. So, any pointers on that? Yes, I was about to cover mock interview वाला part. So guys, please do not take mock interview as actually mock. उसको अगर आप actual interview लेके consider करोगे ना, तो आप अपने आप को पूरा build कर पाओगे. Because मेरे केस में भी ये हुआ था, MBA के starting में what I am today is obvious, is पूरा all opposite of what I was in starting of the MBA. तो हम लोग के MBA में भी पूरा ऐसे सेशंस होते थे, कम्युनिकेशन सेशंस वगैरह. एंड आई वाज वेरी मच श्योर कि स्टार्टिंग से ही मेरे को पता था मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है. एंड मैं इंग्लिश में तो मतलब मैं बात ही नहीं कर पाती थी, बहुत ही ज्यादा ऐसा हेजिटेशन होता था मेरे को. एंड टुडे हियर आई एम वेयर शुभम ओनली सेड इन द स्टार्टिंग कि भाई इंग्लिश में मत करो, सेशन को हिंदी में रखो. सो दैट इज द थिंग. मतलब जो आपका कॉन्फिडेंस अगर आप बोलते हो, कम्युनिकेशन अगर आप बोलते हो कि आप लैक करते हो, इफ यू गाइज हैव दैट एडवांटेज इन योर स्किल इटसेल्फ कि आपके पास मॉक इंटरव्यूज भी हो रहे हैं, आपके पास कम्युनिकेशन सेशंस भी हो रहे हैं, टेक दैट सीरियसली प्लीज. बिकॉज उसमें आपको सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगा. अगर आप उसको एक्चुअल इंटरव्यू की तरह ट्रीट करोगे तो वो आपको पूरा मतलब फीडबैक जो मिलता है ना, बहुत बेस्ट होता है वो. इनफैक्ट अंकित सर ओनली टेक्स द इंटरव्यू वेरी वेल. मतलब हम लोग के टाइम पे तो बहुत अच्छे सेशंस होते थे उनके साथ. पूरा इंटरव्यू सेशन वो डिराइव करते थे और फिर वो बताते थे डोमेन में कि वेयर यू गाइस आर लैकिंग, हाउ यू शुड डू गिव द इंटरव्यूज, ऐसा करके मतलब पूरा चलता था हम लोग का सेशन उनके साथ. तो या दैट इज द वन. अक्षिता, एक सवाल है कि अगर इमीडिएट ज्वाइनिंग है पर कोई काम कर रहा है किसी कंपनी में और 30 डेज का नोटिस पीरियड है, तो इज दैट कंसिडर्ड? Yes, that is considered. And in fact, if you are working, तो मतलब basis on the years of experience you have, we can also look you for senior analyst role as well. तो उसमें consider होता है, ऐसा कुछ नहीं. विकास कह रहे हैं कि जो कूलिंग ऑफ पीरियड है वो 3 मंथ्स का है, उन्होंने सुना है. एक बार हमें चेक करने के लिए बोल रहे हैं. श्योर विकास, आई विल चेक वंस अगेन कि कूलिंग ऑफ पीरियड क्या है. बिकॉज हो सकता है एमबीए पर्सपेक्टिव से कूलिंग ऑफ पीरियड 6 महीने का हो, नॉन एमबीए पर्सपेक्टिव से 3 महीने का हो. आई विल चेक दैट बिकॉज यू वांट टू अप्लाई अगेन. ग्रेट, नॉट अ प्रॉब्लम. विल चेक दैट विकास. अच्छा, अर्पित का है कि अर्पित ये सवाल का जवाब दिया है मैम ने. अकाउंटिंग बैकग्राउंड से क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं इंटरव्यू में? मैम ने बोला है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, अकाउंटिंग को अगर आप देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में. अर्पित, आई थिंक ये अगर आप सुनोगे रिकॉर्डिंग, मैम ने इसका जवाब दिया हुआ है. कैश फ्लो स्टेटमेंट, उन्होंने मॉडलिंग के बारे में बोला, एनपीवी के बारे में बोला, आईआरआर के बारे में बोला है, डेप्रिसिएशन के बारे में बोला है. उन्होंने ये भी बोला था कि डेप्रिसिएशन कैसे एग्जांपल देना चाहिए, डे टू डे लाइफ वाला एग्जांपल. सो आई थिंक दैट इज व्हाट द क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज हैव. ऑलराइट, प्रतीक का एक सवाल है. अच्छा, मृण्मय का सवाल है कि ई-क्लर्क, मृण्मय आपने सुना है only night shift for analyst freshers, is that true? No. I don't think so. Only It's night not. shift is not true. It Night depends shift on है, the process. only night shift. Exactly. It's only night shift नहीं. It depends on the process जिसके लिए आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है. As simple as that, right? हो सकता है मृण्मय आपके नेटवर्क में जो लोग हैं उनका इंटरव्यू नाइट शिफ्ट के लिए हुआ है तो आपको ओनली वर्ड आ गई. That's not true, as Akshita also said. Let's pick up one more question. प्रतीक, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है बट फिर भी मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ. Yesterday I gave an interview in E-Clerk and I was asked only 2 technical questions. Explain capital market and derivatives. So I explained it and what I said was right. So what could be the reason I was not selected? जैसा मैंने कहा, it's very subjective. प्रतीक, it's very subjective. मेरे ख्याल से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ and Akshita, you can also put it. मेरे हिसाब से क्या आपने बोला वो, अगर आप गौर करो आज का पूरा मैम का सेशन, मैम ने ये नहीं कहा कि आप लोग जब इंटरव्यू दोगे तो आप गलत बात कर रहे हो. सो इट इज नॉट राइट और रॉन्ग. इट्स अबाउट हाउ डू यू आर्टिकुलेट. सो इट्स नॉट द कंटेंट. अगर आप लोग गौर किया हो मैम ने जो बोला है, अब ना धीरे धीरे वो रीड बिटवीन द लाइंस करने की आदत है. मैम ने क्या बोला? मैम ने ये नहीं बोला कि आपको आईआरआर आता है कि नहीं या एनपीवी आता है कि नहीं. आपको आता ही होगा. एक तो आपने पढ़ाई की, उसके बाद आपने पढ़ाई की मतलब आपने ग्रेजुएशन किया तो ये चीजें सुनी,
स्किलेज में आपने कुछ चीजें पढ़ाई, मतलब एज अ स्किल डेवलपमेंट, अब आप जाके इंटरव्यू दे रहे हो, तो अब आपको चीजें पता है, पर आपको कैसे बोलना है और कितना बोलना है, आई थिंक दैट मेक्स द डिफरेंस. दिस इज व्हाट आई विल से, बहुत ही लेमैन टर्म्स में. कैसे बोलना है, मतलब आईआरआर का डेफिनेशन कैसे दोगे, पहले क्या बोलोगे, बाद में क्या बोलोगे, एग्जाम्पल क्या दोगे, और कितना बोलना है, राइट. आई थिंक दैट इज व्हाट माय टेक इज. एंड प्रतीक, वही मैं कह रहा हूँ, इट्स वेरी सब्जेक्टिव. आपको यहाँ कल इंटरव्यू था, वो इम्पल्स रिस्पॉन्स भी है, आपको लग रहा है आपने सब कुछ सही किया है, तो देन आई विल से, यू नो, एज सिंपल एज दैट. अगर आपके साथ सब कुछ सही हुआ है, then there is 1% of luck is always required. Maybe that's not the place it is. As simple as that, right? पर मैं बोलूंगा रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट, राइट, कि मैंने कैसे जवाब दिया, आर्टिकुलेट कैसे किया मैंने. So let's not be very defensive about it, and let's be open for feedback. Let's be open for feedback in our mind. कुछ तो हुआ होगा, you know. मेरे को याद आता है, मैं लास्ट सेंटेंस बिफोर आई गिव इट टू अक्षिता, मेरे को याद आता है महेंद्र सिंह धोनी का वो जो अनटोल्ड स्टोरी मूवी अगर आपने देखी होगी, तो महेंद्र सिंह धोनी की उस मूवी में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी, एक सीन जहां पे उसका सिलेक्शन नहीं होता है अंडर 19 के लिए, उसका नाम भी नहीं आता है, और उस दिन वो समोसा और जलेबी खाता है, अगर आप लोगों को इसे सीन याद आ रहा हो. तब उसने ये बात कही थी कि मैं आज का दिन भूल नहीं सकता, बिकॉज आज के दिन में ये समझ में आ गया और मेहनत करनी पड़ेगी. आई फाइंड इट वेरी एप्ट एट दिस मोमेंट. जब ये किसी ने सवाल किया मुझसे, तो मुझे वो चीज याद आई, तो आई जस्ट सेड दिस पॉइंट. बट या, गो अहेड. Yeah, so same thing, like आप अपना आर्टिकुलेशन ऐसा रखो कि डेरिवेटिव्स, आपके पास क्वेश्चन आ गया डेरिवेटिव, बट इंटरव्यू का स्टार्टिंग ऐसा करो कि वो खाली डेरिवेटिव ना पूछे, डेरिवेटिव में वो आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे, सो दैट आंसर कैन बी, शुड नॉट बी वेग. मतलब डेरिवेटिव बोल रहे हो तो आप पूरी बुक थोड़ी ना बोल दोगे वहां पे. That is the one thing that I think मतलब you should focus upon, and you should give in your introduction itself. Perfect. Great, guys. I hope all the answers have been, and all the questions have been answered. In case of any question not answered, we can always send the questions to ma'am for ma'am to answer them. But Akshita, Yes. it has been a great session. As I told initially, it's going to be a heart-to-heart discussion. I'm sure सबको मजा आया. Can I get a quick yes? मजा आया कि नहीं? On the chat box from everyone. Did you enjoy the session? Did you learn? Maybe you know, direct yes मत लिखो. एक काम करते हैं. Just as a souvenir to ma'am, write one word जो यहाँ से आप सीख के जा रहे हो. Just write one word in the chat box जो आप यहाँ से सीख के जा रहे हो. एक word, sentence में. एक word जो यहाँ से सीख के जा रहे हो. And that will be our learning in today's session. धनलक्ष्मी, मैंने बोला एक word, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए. अच्छा, गोविंदा ने कहा हार्ड वर्क, चलो ठीक है. Let's talk about that. जो भी सीख के गए हो आप, पंच लाइन, प्रेजेंटेशन, ओके, आपको कोई मेरी बात समझ में आई जो ऐसी बात याद रह गई, या अक्षिता मैम, just write one word that you are learning from this session. Sonia ma'am, over to you for the vote of thanks. Yeah, yes, sir. Thank you so much, sir. Akshita, thank you so much for this session. I think this is a lovely session. I hope your knowledge will help our student, definitely. And really, we enjoy this session. I know Sunday है, सब सोच रहे होंगे कि क्या होगा, but I think सबके लिए ये रहा होगा knowledgeable. I hope students like this session. सबका reply भी आ रहा है. So thank you so much. Definitely in future also, we would like to keep this session with you. Sure. And Rohit sir also, thank you so much. आपकी paraphrasing के बिना कोई session complete नहीं होता. So thank you so much also. Thank you so much for the kind word. और मेरी एक बात है कि मोहिनी एंड अखिलेश, मैंने कहा एक वर्ड लिखो, पूरा का पूरा मना किया था मैंने. Can you please have attention to detail? यहीं पे आप लोग का attention to detail मिस हो रहा है. Anyway, Akshita, once again, thank you so much for spending time. It's amazing. It's amazing to hear people from different walks of life, different corporates coming and talking about their experience. It inspires me after so many years also, because I think like a student. That's why I ask questions like a student. And it's an amazing, thank you so much for spending time with us on Sunday, and we look forward to spending more time with you on this platform. Great hearing you, and all the best for your career. Thank you so much, sir. In fact, I also I was able to relate है कि मतलब हाँ ठीक है, अभी graduation वाले life में वापस आना, that is also means a good thing for me as well. So thank you so much,
and I hope I have added value for everyone here in Absolutely. this session. Absolutely. We learn while speaking. I'm sure you are also taking few things back from Exactly. this session. And once again, thank you so much for your time, and thank you all the participants over here. Thank you for spending 1 hour with us. Keep learning, keep smiling, and keep skilling yourself. Have a good day, all of you. Thank you, ma'am. Thank you. All the best. Bye. Thanks for watching. Do like, share, and subscribe to our YouTube channel. And don't forget to click the bell icon. #स्किल से करियर तक हम आपके साथ हैं.